तो अब तक हमने जो पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम कैरियर, जो हमारी कैरियर वेव आ रही थी उसका एम्पलीट्यूड चेंज करवा रहे थे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करवा रहे थे। तो जहां जहां मैसेज सिग्नल ज़्यादा था वहां कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया था, और जहां जहां एम्पलीट्यूड कम था इसका मैसेज सिग्नल का, वहां वहां कैरियर का भी एम्पलीट्यूड कम कर दिया। अब हम बात करते हैं एक और, देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है कि यहाँ पे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करवाते हैं, हम वेरी करवाते हैं। किसके हिसाब से? मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। जैसे कि अगर तुम ये देखो, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो क्या होगा कि इस एम्पलीट्यूड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज हो रही है। जैसे मैं बनाना चाहूं कि इस पॉइंट पे देखूं एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी भी कैरियर सिग्नल की क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बात करें तो ये वाला पॉइंट जो है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो बी, ए और सी। तो ए वाला जो एम्पलीट्यूड है वो सी से कम है, लेकिन बी वाला तो नेगेटिव में है, तो बी से तो ए वाला ज्यादा ही है। तो वैसे तो ए 0 है लेकिन बी नेगेटिव है, तो ए जो है वो बी से ज्यादा ही है। तो यहाँ पे सी पर फ्रीक्वेंसी देखो बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ए पर ये किसको वेरी करा रहा हूँ? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ऐसी मान लो, चलो डायरेक्ट बी की बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बी की बना रहे हैं, ये ए पर धीरे धीरे कम हो रही है, और तुम देखोगे बी पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, वो कुछ ऐसी हो गई। अब तुम साफ पता लग रहा होगा कि यहां इस पॉइंट पर सी पर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का एक झुंड टाइप का सा, एक ग्रुपिंग टाइप की सी हो गई, यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लेकिन अगर तुम बी पर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी वही कम हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी प्रोसेस का नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कहने का मतलब है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कभी तो ज्यादा हो रही है एम्पलीट्यूड देखकर मैसेज सिग्नल का, और जब एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का कम है तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो इस तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीट्यूड देख के, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड देख के वेरी कराते हैं, तो इस तरीके के मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब अपन लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है कि आर डिजिटल सिग्नल, और इसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है कि इज मोर रिलायबल देन एनालॉग सिग्नल। देखो डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल से क्यों रिलायबल होते हैं ज्यादा? क्योंकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, हमारे डिस्टॉर्शंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है, इसमें डिस्टॉर्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल हम क्या होता है, हम पल्सेस के थ्रू भेजते हैं। अब ये पल्स अगर थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट हो भी गई तो उधर जो रिसीवर पे वो जो पल्स जाएगी तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ये थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, लेकिन ये क्या है, ये है पल्स ही। लेकिन ये शेप बिगड़ गई एक बार तो वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डिजिटल सिग्नल जो है वो थोड़ा ज्यादा रिलायबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि द ऑडियो सिग्नल कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली ओवर द एयर फॉर लार्ज डिस्टेंस। वही बात है कि ऑडियो सिग्नल को हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। एक तो वही है कि इसमें वही डिस्टॉर्शन वगैरह बहुत आ जाएंगे, इसलिए हम ऑडियो सिग्नल को डायरेक्टली नहीं भेजते हैं। दूसरा है कि नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, या ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कैरियर वेव की कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल की कुछ इंटेंसिटी या कुछ प्रॉपर्टी के साथ, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। बताया था मैंने। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड चेंज होता है उस सिग्नल का, किसका? कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को देखकर, और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारा नया बनता है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो वही उसमें ऑप्शन ए में बोल रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन शुड बी लेस देन 100, शुड बी नॉट बी 100। अच्छा, इसको देखते हैं कि डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले, और ये कहता है शुड बी लेस देन 100, और ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये, जैसे ये मेरी मान लो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, और मैसेज सिग्नल की कुछ वैल्यू दे देता हूं मैं
मान लो मैसेज सिग्नल ये 2 वोल्ट का एम्पलीट्यूड है इसका, और एक हमारे पास हम कैरियर सिग्नल दे देते हैं, तो कैरियर सिग्नल भी दे दो भैया। तो ये हो गया मेरे पास कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल का भी जो एम्पलीट्यूड है मान लो 2 वोल्ट है। अगर हम अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला देंगे तो म्यू मैंने बताया था वो होता है AM ओवर AC। तो इसका म्यू कितना हो गया, इसका म्यू हो गया 2 वोल्ट अपॉन 2 वोल्ट, यानी म्यू हो गया 1। 1 मतलब 100% मॉड्यूलेशन, 1 का मतलब हो गया 100% मॉड्यूलेशन। अब 100% मॉड्यूलेशन के समय क्या आ रहा होता है, देखो जब हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, इस वेव को इस दोनों वेव को एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे, तो हमारी एक्चुअली में क्या कंडीशन बनेगी वो देखना तुम। हमारी एक्चुअली में क्या कंडीशन बनेगी, इस पॉइंट पर ये वेव और ये वेव दोनों 2 वोल्ट की हैं, है ना। मैंने ये वाली लाइन खींची है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, तो रिजल्टिंग वेव यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 वोल्ट की हो जाएगी। और इस पॉइंट पर तुम देखेंगे ये -2 वोल्ट है, लेकिन इधर ये +2 वोल्ट है अप्रोक्सीमेटली, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, तो नेट यहाँ वोल्टेज हो जाएगा 0। अब मैं देखो इसकी वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो अब जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल आएगा कैरियर का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो अब तुमको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जब तुम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% रख रहे हो तो इस पॉइंट पर ये ऊपर वाला एक इस तरीके से बेंड और ये नीचे वाला जो एक कर्व आ रहा है ये जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो ये 100% मॉड्यूलेशन का केस हुआ। अगर मान लो मैं मॉड्यूलेशन के केस को 100% से बढ़ा दूं, मान लो कुछ 125 या 150% कर दूं, तो देखते हैं क्या बनेगा। एक बार और देख लेते हैं उसको। जैसे कि मान लो मैं कहूं कि ये मैसेज सिग्नल हो गया, मान लो ये मैसेज सिग्नल जो हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2.5 वोल्ट, ये वाला ये हो गया 2.5 वोल्ट, और जो अपना कैरियर सिग्नल है वो 2 वोल्ट का ही है। कैरियर सिग्नल जो है वो 2 वोल्ट का ही है। अब मैं अगर इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल बनाऊं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे तो 2.5 + 2 ये कितने का है, ये कैरियर सिग्नल का 2 वोल्ट का, तो 2.5 + 2 वोल्ट ये 4.5 वोल्ट हो गया। यहां देखोगे क्या होगा, यहां ये इस वाले पे होगा -2.5 वोल्ट, और ये जो हो जाएगा ये होगा 2 वोल्ट, तो इधर -0.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये -0.5 वोल्ट कुछ इस लाइन में नीचे आके कुछ यहां हो जाएगा। तो अगर तुम नेट सिग्नल देखोगे इसका तो कुछ इस तरीके से आएगा, और एक नीचे से भी सिग्नल कुछ इस तरीके से आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है तुम्हारा वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है तुम देखोगे, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्यों आ रहा है, ये हिस्सा ऐसा आ रहा था लेकिन यहां पे ये हिस्सा ऐसा आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। और ये डिस्टॉर्शन हमारा क्यों आ रहा है, ये डिस्टॉर्शन हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर तुम निकालोगे तो 2.5/2, तो ये 1 से बड़ा है, यानी अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से बड़ा होगा तो ये
नीचे वाला जो कर्व है और ऊपर वाला जो कर्व है एक आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा और ये हमें नहीं चाहिए। हमें सेपरेट करने के लिए, हमें इस कर्व को सेपरेट करने के लिए ये कर्व जो है वो नीचे वाले कर्व से हल्का सा अलग होना चाहिए। तो अलग कब होगा? 100% मॉड्यूलेशन होगा या उससे कम मॉड्यूलेशन होगा तो ये जो कर्व होगा यहाँ पे ये अलग होंगे। लेकिन 100% पे एक दूसरे से चिपका हुआ है और 100% से ज्यादा कर दिया तो ये ओवरलैप कर गया, तो इस कर्व को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा रिसीवर एंड पर। मैंने बताया था कि ये जो कर्व आ रहा है यही हमारा मैसेज सिग्नल है, तो इस कर्व को रिसीवर एंड पर सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें हमेशा क्या चाहिए? 100% से कम चाहिए। आई होप तुमको समझ में आया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब यार देखो इसमें ना एक चीज और देख लो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है कि AM ओवर AC। एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये भी फॉर्मूला होता है कि Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये फॉर्मूला हो गया Vmax माइनस Vmin अपॉन Vmax प्लस Vmin। जैसे Vmax क्या हो गया? मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हो गया Vmax। Vmin क्या हो गया? ये वाला, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है नीचे यहां तक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया Vmin, ये वाला पॉइंट है ना। तो अब देखो अगर हम इसको ही निकालें, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ रहा था? AM बाई AC का रहा था तो 100% आ रहा था। इस वाले फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। म्यू कितना आ रहा? Vmax। Vmax कितना है? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट माइनस 0 अपॉन Vmax प्लस Vmin। तो Vmax कितना है? 4। ये मिनिमम कितना है यहाँ पे? 0। तो 4 माइनस 0 और अपॉन 4 प्लस 0, तो ये फिर से कितना आ गया? 1। तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें Vmax और Vmin मॉड्यूलेटेड वेव का हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और लोएस्ट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द AM वेव कंटेन 3 फ्रीक्वेंसीज। 3 फ्रीक्वेंसीज होती है, मैंने बताया था कि FC, FC प्लस FS और FC माइनस FS। कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस साइड बैंड और कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस साइड बैंड। फिर माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैंने बताया था कि हमारा जो साउंड सिग्नल होता है या प्रेशर सिग्नल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसको करना पड़ता है कन्वर्ट, जबरदस्ती उसको करना पड़ता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में, ताकि हम उस इलेक्ट्रिकल को आगे भेज सकें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एंटीना के थ्रू और प्रोपोगेट करा दिया जाता है। तो माइक्रोफोन ये कन्वर्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच इज मोर एडवांटेजियस, एनालॉग डाटा कम्युनिकेशन या डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन। डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन ज्यादा एडवांटेजियस इसलिए होता है क्योंकि इसमें नॉइस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा एडवांटेजियस रहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? मॉड्यूलेशन इज द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिंग द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर अ कैरियर वेव। ये तो पता ही यार अपने को। Question number 11, in amplitude modulation, carrier wave frequencies are lowered compared to those in frequency modulation। कहने का मतलब क्या है कि जो हम कैरियर वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं और जो कैरियर वेव हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, तो जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम होती है जो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जगह कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों में, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से। तो ये थ्योरेटिकल था, इसको चाहो तो रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है 1000 किलोहर्ट्ज की एक कैरियर वेव है जो और एक 800 हर्ट्ज का सिग्नल है, तो बोलेगा कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ साइड बैंड्स। पेयर ऑफ साइड बैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अब ये 1000 किलोहर्ट्ज का है, 1000 किलोहर्ट्ज की यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, 1000 इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और 800 हर्ट्ज का यानी 0.8 हर्ट्ज का 0.8 किलो हर्ट्ज का हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, मैसेज सिग्नल है। तब तुमको मैंने बताया था कि 3 फ्रीक्वेंसीज आती हैं। एक होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितने पे आ रही है यहाँ पे 1000 किलो हर्ट्ज पर, 1000 किलो हर्ट्ज पे। एक इससे लोअर आएगी, ठीक है, मतलब 0.8 इसमें माइनस कर दो तो ये क्या आएगा 999.2 किलो हर्ट्ज का लोअर साइड बैंड आएगा। और अपर साइड बैंड ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये आएगी 1000.8 किलोहर्ट्ज। तो साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आई 999.2 किलोहर्ट्ज और 1008.8 किलोहर्ट्ज। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा अपना ए वाला।
ठीक है ना, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, उससे आया ये। क्वेश्चन नंबर 13, इन एएम द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड नॉट एक्सीड 1 क्योंकि डिस्टॉर्शन विल अगर, ये मैंने बताया अभी। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब देखो ये एक अलग ही उससे क्वेश्चन आ गया। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं अगर तुमको थोड़ा सा बता दूं तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि इसमें तुमने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखा होगा। इसमें दो लेयर होती हैं। अंदर अंदर वाला एक जो होता है इसको बोलते हैं कोर, ये होता है क्लैडिंग, ठीक है। और कोर का जो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्लैडिंग का होता है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इसमें अगर मैं कोई लाइट रे या दे के मारूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इस इंटरनली रिफ्लेक्ट होते होते ये वेव बड़ी दूर तक पहुंच जाती है जहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या फायदे होते हैं इसके ऑप्टिकल फाइबर के, यही हाई बैंडविड्थ, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम इससे सेंड कर सकते हैं, हाई डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी, हाई बैंडविड्थ, एक ही बात है, मतलब रिलेटिवली एक ही बात है। और नो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब देखो अगर मैं किसी वेव को हवा में भेज रहा हूं तो हवा में अगर मैं भेज रहा हूं तो मान लो सिग्नल मेरा हवा में है और ऊपर से एरोप्लेन गुजर गया तो उसका भी कुछ एरोप्लेन गुजरेगा तो उसका भी कुछ डिस्टरबेंस होगा जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पकड़ लेगी और उसमें नॉइस आ जाएगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है वो हवा में तो जा नहीं रही है, इस मीडियम के इस कोर के अंदर जा रही होती है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन या बाहरी इफेक्ट की वजह से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब इसमें डिस्टॉर्शन होता तो है लेकिन इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन फ्री है एक तरीके से। इसमें अपने वेव भेजो आराम से अंदर जाएगी बिना किसी डिस्टॉर्शन के। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज बिलोंग टू, ये भी थ्योरेटिकल है, ये बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ग्राउंड और surface wave propagation depends on the frequency of the radio waves, so power of the transmitter only, both of them, none of them। एक्चुअली में जो हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेट करा रहे थे तो मैंने बोला था इसमें कि एक तो जब हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की नहीं भेज सकते क्योंकि वो ग्राउंड जो होती है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव पहले पकड़ लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यानी ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। और पावर ऑफ ट्रांसमीटर पे भी डिपेंड करेगा। अरे हम ज्यादा पावर की अगर ट्रांसमीटर से भेजेंगे तो ज्यादा दूर तक जाने के उसके चांसेस रहेंगे ग्राउंड पर, तो यानी इन दोनों फैक्टर पे ही ये डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए अगेन ये क्या है, अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का बैंड यूज होता है। द साउंड वेव, क्वेश्चन नंबर 18, द साउंड वेव्स आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वेव आर नॉट ट्रांसमिटेड सच एज बिकॉज दे आर, देखो पहली बात तो क्या है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वेव, जो साउंड वेव को हमने इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर दिया, फिर बोला इस इलेक्ट्रिकल वेव को ही क्यों नहीं भेज दें, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल वेव को कर भेज दें तो वो दे आर हैवीली एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वेव्स को ऐसी, जैसे हमने जो साउंड का सिग्नल इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट किया, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं तो मैं साउंड का एक सिग्नल दे रहा हूं, जो मेरा माइक्रोफोन है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल के सिग्नल को एंटीना पे जाके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि डायरेक्टली अगर मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज दूं तो उसका सिंपल से ये रीजन है कि वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज दूं किसी तरीके से तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा बढ़िया से। तो इसलिए तुम्हें कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है कैरियर की मदद से, या कैसी भी करो तुम। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड बाय अ टैंक सर्किट कंटेनिंग 1 नैनो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर 10 माइक्रो हेनरी इंडक्टर। बेसिकली देखो एक टैंक सर्किट हमारा क्या होता है, टैंक सर्किट कि यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर पैरेलल में लगे होते हैं। तो ये हो गया सी, ये हो गया एल, और ये इससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1/√LC, या अगर मैं इसको एफ की टर्म्स में लिखूं फ्रीक्वेंसी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई, तो एफ हो गया 1/2π√LC। बस इतना सा याद कर लो। तो एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो इससे एफ की वैल्यू आ जाएगी।
फिर क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन फ्रॉम अ टीवी टॉवर ऑफ हाइट h कैन बी रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी मैंने बताया √2 RH होता है, यानी √2 RH यानी h की पावर हाफ होगी। भाई ये फॉर्मूला पता है ना मैंने, √2 RH यानी √h के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर √h के प्रोपोर्शनल हो गया तो ये अपना ऑप्शन ए आ गया जिसमें h की पावर 1/2 लिखा है। फिर क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलॉटेड फॉर कॉमर्शियल FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितने हर्ट्ज से कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को कॉमर्शियल कर रखा है, यानी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला बैंड होता है वो कॉमर्शियलाइज होता है। ये हमने 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक सेव करके रख रखा है एफएम के लिए, कि भैया इस फ्रीक्वेंसी पे अपन एफएम का ही यूज करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को। जैसे तुमने सुना होगा रेडियो बजते रहते हैं 92.7 एफएम और 91.9 रेडियो मिर्ची, इस तरीके से करके बजते रहते हैं। वो क्या है, वो मेगाहर्ट्ज है। 92.7 मेगाहर्ट्ज पे बिग एफएम बजेगा, या इस तरीके से करके कई सारे एफएम आ रहे होते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सारे के सारे 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होते हैं। तो अब एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक रडार है जो 1 किलोवाट की पावर छोड़ रहा है। सिंपल सा मतलब यार इतना सा है कि एक यहाँ पे टावर है, इस टावर की हाइट है 500 मीटर और तुमको बताना है कि आसपास की क्या रेंज होगी, आसपास की क्या रेंज होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो आसपास की क्या एक डी डिस्टेंस होगी जिस पूरे एरिया में वो कवर हो जाएगा। कहने का मतलब कि इससे कितनी दूर तक वो सिग्नल जा सकता है, जो अपन फॉर्मूला बता रहे थे ना यार, D=2HR, वो वाला लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे H की वैल्यू रख देना, R की वैल्यू रख देना। इसमें R की वैल्यू 6.4 × 10⁶ है, तो वो रख देना। H की वैल्यू 500 रख देना, तो D जब सॉल्व करोगे तो 80 किलोमीटर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपने पास कैरियर वेव है जिसका पीक फ्रीक्वेंसी पीक वोल्टेज यानी AC हमें दे रखा है 12 वोल्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है 75% यानी 0.75। तो बोल रहा है कि बताओ AM बताओ। तो यार देखो म्यू क्या होता है मेरे पास, AM ओवर AC 0.75 AM बाय 12, तो इससे AM अपना आराम से आ गया 9 वोल्ट, खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट, मिनिमम इज फाउंड टू बी 2 वोल्ट। फिर वही बात है, इसमें देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें 10 वोल्ट है, मिनिमम 2 वोल्ट है। तो म्यू को हम क्या लिख देंगे भैया, म्यू को लिख देंगे, हमें पता था कि A मैक्स माइनस A मिन अपॉन A मैक्स प्लस A मिन। तो म्यू हो गया A मैक्स कितना हो गया भैया 10 माइनस 2 10 प्लस 2 8/12 यानी कितना हो गया 2/3। तो म्यू हो गया 0.67। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या होता है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, लेकिन फिर भी कभी एक आध आ जाए तो मैं इसमें तुम्हें बता देता हूं। क्या है कि जैसे कि मान लो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हमें डिकोड करना है। मैंने बताया था जैसे मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी जो टिप है उसको डिकोड करना होता है, वो टिप ही मैसेज सिग्नल होती है। तो उस टिप को डिकोड करने के लिए हमारे पास ये सिग्नल होता है, अपना मैसेज सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा होता है वो हम इसके अक्रॉस लगाते हैं, और अपना आउटपुट सिग्नल यानी इसके अक्रॉस, ये हो गया मान लो A पॉइंट और B, इसके अक्रॉस मेरी ये टिप आ जाती है। बहुत ज्यादा वर्किंग वगैरह समझने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम बस एक फॉर्मूला रट सकते हो। ठीक है, कि सबसे पहली बात तो जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी विच कैन बी डिटेक्टेड बाय इट। मतलब इन्होंने एक सर्किट दे रखा है तुम्हें डिटेक्टर का, उसमें कैपेसिटर की वैल्यू 250 पिकोफैराड दे रखी है और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम दे रखी है। ठीक बात है, सॉरी 100 किलो ओम दे रखी है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 60 दे रखा है।
60 का मतलब हो गया 0.6 दे रखा है, 60% है। तो बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज विच कुड बी डिटेक्टेड बाय इट, कि इस सर्किट से मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो सकती है। कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है कितनी डिटेक्ट हो सकती है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला रट लो, तो डेट इज f/1/2 म्यू आर सी। तो यहां पे रखो वैल्यू f टू 3.14 इंटू 0.6 इंटू आर इज 100 किलो ओम, यानी 100 इंटू 10⁻³ और पी को यानी 250 इंटू 10⁻⁻12। इतना तुम पूरा सॉल्व कर लेना। तो इसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसी सॉल्व होके आ जाएगी, डेट इज 10.61 इंटू 10⁻³ हर्ट्स आएगी, यानी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 10.61 किलो हर्ट्स। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला रट लो बहुत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, एक टीवी टॉवर है जिसकी हाइट 150 मीटर है, और देखो टीवी टॉवर है, इसकी हाइट 150 मीटर है, ये कितनी हो गई 150 मीटर हाइट है इसकी टीवी टॉवर की। पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, अगर इसके आसपास के एरिया में जहां जहां तक सिग्नल पहुंच रहा है टोटल 50 लाख लोग रहते हैं वहां। ठीक है, मतलब 150 मीटर के टॉवर से जितने एरिया में सिग्नल पहुंच रहा है उस एरिया में 50 लाख लोग रहते हैं। तो तुम्हें बताना है कि उस एरिया की डेंसिटी कितनी होगी। तो भैया देख लो कि 150 मीटर से कितने एरिया में सिग्नल पहुंचेगा, तो पहले तो वो डी डिस्टेंस निकाल लो। मान लो डी डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली है ना। तो एक डी डिस्टेंस का एक सर्कल बन जाएगा, जैसे मान लो ये टॉवर है यहाँ पे, तो इसमें डी डिस्टेंस का पूरा यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। तो डी रेडियस का सर्कल पहले डी निकाल लो, डी कितना होता है √2HR, एच क्या रखोगे 150। तो अगर मैं बोलूं सर्कल कितना बनेगा πd² सर्कल बनेगा। अब डेंसिटी चाहिए तुम्हें, तो डेंसिटी कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल अपॉन एरिया, कितने नंबर ऑफ पर्संस हैं उस एरिया में अपॉन उस एरिया का जहां जहां तक सिग्नल पहुंच रहा है वो एरिया कितना है πd²। तो नंबर ऑफ पर्सन में लिखना 50 लाख, 50 इंटू लाख मतलब 10⁻6 ना 10⁻5 50 लाख 10⁻5 अपॉन ये हो गया πd², पाई मतलब 3.14 इंटू डी, डी कितना हो गया √2HR। तो एच की वैल्यू और उस सब की वैल्यू रख देना, √2HR का होल स्क्वायर यानी 2HR, इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। तो इससे कुछ आंसर आ जाएगा, वो अपना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 828.6 पर स्क्वायर किलोमीटर में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 का सबसे पहले वाला देखते हैं, ये बेसिक अपने सिंपली मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट पर है। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन देखो कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो कि इट्स मेड टू वेरी इन प्रोपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल। बिल्कुल सही बात है, जो हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो होता है हमारा, उसका एम्पलीट्यूड हम कैसे चेंज करते हैं, एम्पलीट्यूड हम कैसे चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा हो जाता है, और अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है तो कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो वही सब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला होता तो क्या करते हैं कि वहां पे फ्रीक्वेंसी कम बढ़ हो जाती कैरियर सिग्नल की, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता। ठीक है, अब कम बढ़ कैसे होती, विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फिलहाल इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, वो हमने कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला ही केस दे रखा है। लास्ट लाइन डायरेक्ट पढ़ लेता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंटेन्ड इन द मॉड्यूलेटेड वेव। देखो मैंने तुमको बताया था कि मॉड्यूलेशन में एक तो होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है FM, और कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FM। तो 3 होते हैं हमारे, FC प्लस FM और FC माइनस FM। और अगर इसके आगे 2π लगा दो तो क्या हो जाएगा ωc और ωc प्लस ωm और ωc माइनस ωm। तो इसमें फर्स्ट 2 और 4 तो सही है, लेकिन ωm कहीं नहीं होता। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन ωm कहीं नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है,
एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है जो कि किस पे कर रही है, 10 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस 10 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रही है। क्या कह रहा है कि ओनली 10% ऑफ इट्स इज यूज फॉर ट्रांसमिशन, यानी 10 गीगाहर्ट्ज का केवल 10% ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा है। तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो यार ये आएगा 1 गीगाहर्ट्ज। ये मैंने किया है, मैंने किया 10 गीगाहर्ट्ज का 10% निकाल लिया जो कि आएगा 1 गीगाहर्ट्ज। अब क्या कह रहा है, 1 गीगाहर्ट्ज कह रहा है कितने टेलीफोन चैनल, यानी इस 1 गीगाहर्ट्ज में कितने टेलीफोन चैनल बन सकते हैं अगर हर एक टेलीफोन चैनल 5 किलोहर्ट्ज का है। अगर हर एक टेलीफोन चैनल 5 किलोहर्ट्ज का है तो यार 1 गीगाहर्ट्ज कितना होता है। अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ टेलीफोन चैनल्स, नंबर ऑफ टेलीफोन चैनल्स, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 गीगाहर्ट्ज यानी 10 की पावर 9 हर्ट्ज है ना, 10 की पावर 9 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय कितना, 10 की पावर 9 टोटल कैपेसिटी है, और एक चैनल की यानी कि एक टेलीफोनिक चैनल की बैंडविड्थ है 5 किलोहर्ट्ज, यानी 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आएगा कुछ 2 इंटू 10⁻5 टोटल नंबर ऑफ टेलीफोनिक चैनल, इसमें इतने बन जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट वेवलेंथ 800 नैनोमीटर ओनली 1% ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज अवेलेबल एज सिग्नल बैंडविड्थ। देखो फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड ही कंसेप्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कि 800 नैनोमीटर पर वर्क करता है, तो पहले ये देख लो अगर 800 नैनोमीटर पर वर्क करता है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि यार क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, है ना। तो v होता है 3 इंटू 10⁸8, क्योंकि ये जो सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले, ये लाइट की स्पीड से चलते हैं। डेट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया भैया, 800 इंटू 10⁻⁹ इंटू एफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम इसके सिग्नल से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, दैट इज 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁷, बोले तो 3/8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ चैनल्स कितने एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है कि इसका भी 1% केवल बैंडविड्थ के लिए यूज किया गया है। अब 3 इंटू 10⁸8 इंटू 15 का 1% कितना होगा भैया, 3/8 इंटू 10⁻15 का 1% यानी 1/100। तो ये कितना टोटल हमें कितना अवेलेबल है, 10⁻13। जैसे ये देख रहा हूं ना, यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 1 गीगाहर्ट्ज अवेलेबल था, यहाँ पे 3/8 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज इतना अवेलेबल है। अब क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ चैनल्स इट कैन एकोमोडेट इन 6 मेगाहर्ट्ज। अगर एक चैनल की बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्ज है तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ चैनल बन सकते हैं। तो यार इसको 6 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ चैनल के लिए क्या करोगे, इस फिगर को 6 मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर दो, तो 6 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 इंटू 10⁻7। ठीक है, और इसको जब तुम फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इतना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻5। कितना, इतने नंबर ऑफ चैनल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि किसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल की, यानी किसी एएम रेडियो सिग्नल की की फ्रीक्वेंसी 250 किलोहर्ट्ज है। यानी ये क्या बोल रहा है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हो गया कि जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250 किलोहर्ट्ज यहाँ पे इसमें दे रखा है, जो कि बोल रहा है 10% है कैरियर वेव के। अगर ये 250 किलोहर्ट्ज है तो 10% ऑफ कैरियर वेव है, यानी कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, इससे क्या पता लगा सकते हैं कि 2500 किलोहर्ट्ज की कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, मान लो। ठीक है, ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है हमारी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी में 250 जो है ऐड करेंगे और 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर काय को, अब देखो अगर ये FC है तो FC प्लस FM और FC माइनस FM, तो FC प्लस FM कितना हो गया, 2750। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा पहला अपर साइड बैंड, और ये हो गया हमारा लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो मतलब ये इसकी रेंज आ गई 2250 से 2750 तक, अगर हमारा मैसेज सिग्नल है 250 का और कैरियर फ्रीक्वेंसी है 2500 की। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अनदर AM वाला,
या इफ अनदर एएम स्टेशन अप्रोचेस यू फॉर लाइसेंस, कौन सा ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी तुम उसको अलॉट करोगे। अब देखो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन सी कैरियर फ्रीक्वेंसी तुम उसको अलॉट करोगे। तो मान लो तुमने 2900 की कैरियर फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले जो एएम रेडियो स्टेशन वाला है दूसरे वाले को तुमने कहा कि तू ऐसा कर, अपना सिग्नल 2900 के साथ मर्ज करा के भेज दे। अच्छा याद रखना हर एएम का सिग्नल जो होगा वो 250 किलोहर्ट्ज का ही होगा। तो वो बोलेगा चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार को 2900 देख लेते हैं जो कि ऑप्शंस में है। अगर ये मैंने 2900 किलोहर्ट्ज का अगर सिग्नल भेज दिया, फॉर एग्जांपल 2900 किलोहर्ट्ज की कैरियर फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले को अलॉट कर दी, 2900 की कैरियर फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले को मैंने अलॉट कर दी, तो इसका साइड बैंड क्या बनेगा। 2900 में से 250 माइनस करो जो मैसेज सिग्नल की है, तो 2900 में से 250 माइनस करोगे तो एक ये आएगा 2650 पे, है नहीं, ये आएगा 2650 किलोहर्ट्ज पे। और 2900 में एक अपने अगर ये 250 और अपन तुम ऐड करोगे तो ये आएगा अपना 3150 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो 2650 किलोहर्ट्ज वाला है ये इसकी रेंज में आ रहा है 2750। देखो जो ये 2750 है इससे पहले आ रहा है 2650। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सिग्नल जो है वो इस वाले सिग्नल में ओवरलैप हो रहा है, दो फ्रीक्वेंसी ओवरलैप हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश का टाइम हो रहा होता है तो एक चैनल अगर तुम एफएम बजाते हो मान लो, तो एक एफएम पे तुमको दो दो गाने सुनाई दे रहे होते हैं। दो दो गाने क्यों सुनाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाती है। यही यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे अगर तुम ऐसा करोगे तो एक एफएम बजाओगे तो दो दो एफएम सुनाई देंगे तुमको, एक एएम बजाओगे तो दो दो एएम सुनाई देंगे। तो इसलिए हमें क्या है, ये 2650 नहीं आना चाहिए, कुछ भी करो 2750 से इधर जाना चाहिए। तो अब देखो इसके हिसाब से कौन सा सही बैठता है। इसके हिसाब से देखो अगर तुम 2750 कैरियर की फ्रीक्वेंसी रखोगे तो यहीं पे अगर रख दी तो ये भयंकर वाला ओवरलैप करेगा। 2250 रखोगे यहाँ पे तो ये 250 वाला इधर ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर तुम 2000 किलोहर्ट्ज रखोगे, ठीक है, तो 2000 किलोहर्ट्ज रखोगे तो मान लो तुमने कैरियर फ्रीक्वेंसी 2000 किलोहर्ट्ज रखी, ये यहाँ पे 2000 किलोहर्ट्ज रखी, तो 2000 किलोहर्ट्ज में क्या होगा, 250 ऐड कर दो तो ये 2250 वाला आएगा। तो ये जस्ट इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है ना। और एक इधर आएगा हमारा 1850 1750 पे, 1750 किलोहर्ट्ज पे। तो ये यहाँ पे बस जस्ट बाउंड्री को टच कर रहा है, तो ये अंदर इसके बाउंड्री के अंदर नहीं जा रहा है। तो यानी कि ये तुम फ्रीक्वेंसी अलॉट कर सकते हो अपने नए वाले एएम सिग्नल की, 2000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तुम अलॉट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं यार, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है, √2HR वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। देखो ट्रांसमीटर की हाइट दे रखी है, ट्रांसमीटर वाले खंबे की हाइट दे रखी है और रिसीवर वाले खंबे की हाइट दे रखी है। तो बताना है कि इनके बीच में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है जिससे कम्युनिकेशन हो जाए। तो भैया इसको लिख लो D, दैट इज इक्वल टू √2 हाइट ऑफ, जो कि क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसमीटर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ रिसीवर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अब यार इसमें भी एक चीज और है, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर को तुम लिख सकते हो 140 मीटर और रेडियस ऑफ अर्थ तो तुम्हें पता ही है 6400 इंटू 10⁻³ प्लस ये हो गया 2 इंटू हाइट ऑफ रिसीवर ये हो गया 40 इंटू ये कितना हो गया R 6400 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, और किलोमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लेना तो ये 65 किलोमीटर आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, देखो इसमें हमारे पास एक सिग्नल दे रखा है, ये सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी ये वो सिग्नल है जिसमें कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल मिक्स हुआ है, तो तब जाके ये बना। ठीक है, अब पूछ रहा है तुमने बता, इस सिग्नल को देख के, इस सिग्नल में कुछ हिंट भी दे रखी है, जैसे इस सिग्नल में इसने ये जो ये टिप टिप करके दे रखा है, इस टिप में यहां से यहां तक की जो इनने दे रखी है वो 10 माइक्रोसेकंड दे रखी है, और एक इस तरीके से दे रखा है ये कुछ 8 म्यू सेकंड दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, इससे इतना क्लियर नहीं होगा। मैंने क्या करा, मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग बना ली, मैसेज सिग्नल अलग बना लिया। ठीक है, समझना बात को। अब जो कैरियर सिग्नल है, ठीक है, अब अगर मान लो सबसे पहली बात इसकी ये 8 माइक्रोसेकंड और 10 माइक्रोसेकंड इसको अभी छोड़ते हैं, मैं इतना बोल रहा हूं कि मान लो अगर मेरे पास कैरियर सिग्नल 9 वोल्ट का है और अगर मैं इस 9 वोल्ट के सिग्नल में 1 वोल्ट की साइनोसोडल चिपकाता हूं, 1 वोल्ट की साइनोसोडल चिपकाता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सिग्नल बन के आएगा
उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आएंगी, मतलब कितनी कितनी आएंगी। जैसे ये 9 वोल्ट का सिग्नल है, ये हमेशा 9 वोल्ट का रहने वाला है कैरियर, ये मैसेज सिग्नल 1 वोल्ट का झूम रहा है। अब देखो अगर ये 1 वोल्ट है, ये 9 है, तो दोनों मिलाएंगे जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आएगा 10 वोल्ट, है ना। तो मैक्सिमम आ रहा है 10 वोल्ट। फिर देखो इसका मिनिमम आएगा -1 और ये तो बेचारा 9 पे है, तो मिनिमम इन दोनों को जोड़ के कितना आ सकता है वैल्यू 8, है ना। तो वो जो सिग्नल बन रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू 8 वोल्ट आ रही है। तो यानी कि हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो 9 वोल्ट का है। ये तुम्हें क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अपर वैल्यू 10 लोअर वैल्यू 8, 10 और 8 के बीच की वैल्यू ले लो, या 10 + 8 डिवाइड बाय 2 मीन वैल्यू ले लो, तो वो कितनी होगी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, वही कैरियर का एम्पलीट्यूड। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसमें इनने क्या कर रखा है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये मैसेज सिग्नल होता है इसकी जो टिप होती है, ये टिप ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसकी जो टिप होती है ये हमारा मैसेज सिग्नल होता है। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी जो ये टिप है, समझ रहे हो, ये वाली जो टिप है ये हमारा क्या है मैसेज सिग्नल है। तो ये टिप की यहां से यहां तक की या यहां से यहां तक की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोसेकंड। तो अगर टिप की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोसेकंड, 10 दे रखी है 100 दे रखी है, सॉरी 100 दे रखी है ना, 100 माइक्रोसेकंड दे रखी है। तो यानी कि ये मैसेज सिग्नल के टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोसेकंड। तो इसके टाइम पीरियड से जो 100 माइक्रोसेकंड आया उससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं मैसेज सिग्नल की। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी FM/1, है ना, इसका मतलब 1 टाइम पीरियड। अब अगर तुम बोलोगे कि इससे सर ω/m निकाल लो, तो बहुत आसान है, 2πfm यानी 2π इंटू ये जितना भी आ रहा है इससे ω/m आ जाएगी। ऐसी ये 8 माइक्रोसेकंड इसका एक टाइम पीरियड दे रखा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी का एक टाइम पीरियड दे रखा है। तो हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1 टाइम पीरियड, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ω/c हमारा कितना आ गया 2π इंटू 1/8 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये ω/m और ω/c आ गया। अब ये सारी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दो। देखो AC तुम्हें पता लग गया 9 वोल्ट, 9 प्लस AM तुम्हें पता लग ही गया यार, AM कितना है 1, है ना, इनटू साइन, इसको सॉल्व करना, ओमेगा निकालना। तो इसको सॉल्व करके जो ओमेगा आएगा वो तुम्हारा वो 2π इंटू 10⁻⁴ ये आएगा इंटू t। फिर इसके बाद साइन ω/c निकालना, डेट इज 2.5 पाई इंटू 10⁵t, और ये पूरा एक्सप्रेशन होता है वोल्ट्स में। तो इस तरीके से हमने इसका पोस्टमार्टम करके पूरा आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वही एक्सप्रेशन दे रखा है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज चाहिए तुम्हें। तो देखो ये जो तुमको एक्सप्रेशन दे रखा है 10 1 प्लस 0.3 cos 2.2 इंटू 10⁻⁴t, है ना, इंटू साइन 5.5 इंटू 10⁵t, ये हो गया अपना 3 सेकंड। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में बतानी है। तो यार देखो इससे तुम्हें पता लग जाएगा मैसेज सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी है। कैसे, ये होता है हमारा 2πfm, दैट इज 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो fm मेरा कितना आ जाएगा इससे 2.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2π, पाई को 3.14 रख लेना, देखना fm कितना आ रहा है। और ऐसी इससे पता लग जाएगा हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2π fc इज 5.5 इंटू 10⁵। तो fc कितना हो गया 5.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। तो यार fm और fc इससे निकाल लेना। अब तुमसे साइड बैंड पूछा है तो साइड बैंड क्या होता है, fc प्लस fm हायर साइड बैंड और fc माइनस fm लोअर साइड बैंड, निकाल लेना, खत्म। और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में सॉल्व होके आएगी, किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेना जो भी बोल रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। टू डबल द कन्वर्जिंग रेंज ऑफ अ टीवी ट्रांसमीटर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाई बाय। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं अगर हम,
टू डबल द रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमीटर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाई बाय। तुम्हें पता है कि जो हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है √2h इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर तुम्हें रेंज डबल करनी है तो हाइट को 4 टाइम्स करोगे, क्योंकि √4 ट्वाइस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 100, वही क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, एक 100 वोल्ट की कैरियर वेव है जो कि 160 से 40 वोल्ट के बीच में मॉड्यूलेट कर रही है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो भैया, पहली बात तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम इस क्वेश्चन को देखो। 140 और 40 वोल्ट है हाईएस्ट और लोएस्ट, मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है जिसमें कैरियर और मैसेज सिग्नल दोनों मिक्स हो गए हैं, तो वो जो सिग्नल आ रहा है वो वेरी कर रहा है 160 से 40 के बीच में। तो तुम डायरेक्ट भी चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। म्यू कितना होता है इसमें, ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। ए मैक्स कितना हो गया 160 माइनस 40, 160 प्लस 40, 120 अपॉन 200, 6/10 3/5.6। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। और क्या समझना है, अगर तुम्हें, चलो जैसे ये है ना, अगर तुम्हें इसमें और चाहिए होता तो थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। 100 वोल्ट की कैरियर वेव है। अब अगर इस 100 वोल्ट की कैरियर वेव के ऊपर तुम खुद सोचो कि 60 वोल्ट की मॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल चिपका दो, तो 100 प्लस 60 160 और 100 माइनस 60 40। समझ रहे हो, तो मैसेज सिग्नल का अगर पूछे एम्पलीट्यूड तो कितना आएगा 60 वोल्ट इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यार क्वेश्चन नंबर 11 फिर वही है √2HR और प्लस √2HR वाले फॉर्मूले पे, तो इसको मैं क्या बताऊं तुमको। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये कह रहा है एक मैसेज सिग्नल है 100 मेगाहर्ट्ज का है और कैरियर फ्रिक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज की है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड बैंड्स, ये सब बताना है। देखते हैं, देखो मैसेज सिग्नल जो है हमारा, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। पीक वोल्टेज मतलब एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का कितना है हमारा 100 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है तुमसे, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या है भैया, कैरियर फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही है 300 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज। और पीक वोल्टेज यानी AC जो आ रहा है हमारा वो आएगा हमारा 400 वोल्ट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो यार देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है AM/AC, तो यार ये तो यहीं से निकाल लो 100/400 डेट इज 1/4। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, या साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या करोगे, ये 300 गीगाहर्ट्ज है, ये 100 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो अगर हम इसमें साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात कि 1 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो होता है 1000 मेगाहर्ट्ज, यानी कि अगर 100 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 100 मेगाहर्ट्ज होगा 0.1 गीगाहर्ट्ज। तो यानी अगर हम इन दो सिग्नल को मिलाएंगे तो एक आएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी FC, एक आएगा FC प्लस FM, एक आएगा FC माइनस FM। तो FC हमारा कितना हो गया 300 गीगाहर्ट्ज, बोलो ये FC प्लस FM हो जाएगा 300.1 गीगाहर्ट्ज और ये हो जाएगा 299.9 गीगाहर्ट्ज, इतना हो गया। अच्छा डिफरेंस ऑफ द टू साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस क्या होता है यार, डिफरेंस या तो ये होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, या दूसरा क्या है जो मैसेज सिग्नल होता है उसका डबल हमारा जो होता है वो बैंडविड्थ आती है ना। हाइयर जो तुम्हारा अपर साइड बैंड होता है और जो लोअर साइड बैंड होता है, या अपर हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी या लोअर साइड मोस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 100 है तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 200 मेगाहर्ट्ज, मेगा होता है 10⁶, तो यानी 200 इंटू 10⁶ हर्ट्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁸ हर्ट्स, खत्म। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सबसे पहले तुम्हारे पास कैरियर सिग्नल है, वो दे रखा है 4 sin 2000 πt, 20,000 πt है, ओफो। ठीक है, और दूसरा मैसेज सिग्नल दे रखा है MT
डेट इज 2 साइन 200 पाई टी। तो तुमसे बोल रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता दो और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो यार देखो म्यू डेट इज AM बाई AC, बहुत आराम से बता दोगे। AM कितना है 2, ये कितना है 4, ये कितना हो गया 0.5, खत्म हो गया। लेकिन अगर बात करें इसकी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी अलाना फलाना की, तो अगर हम बोले इससे कैरियर फ्रीक्वेंसी से FC कितना आएगा, FC आएगा ये तो पूरा ओमेगा दे रखा है 20,000 पाई ओमेगा है, डिवाइड बाय 2 पाई कर दो तो भैया अपना FC इससे कितना आ गया, ये आ गया 10,000 हर्ट्स। फिर बात करते हैं ये वाली, क्या कहते हैं इसमें क्या दे रखा है 2 साइन 200 पाई टी। हाँ तो FM यार निकाल लो, इससे FM कैसे निकालोगे, 200 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 हर्ट्स। अब देखो FC वैल्यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड होगा FC माइनस FM। तो यार देखो 10,000 में है, तुम क्या करो 100 माइनस कर दो तो ये होगा 9,900 हर्ट्स, 9900 हर्ट्स, ये 990। अच्छा इसमें क्वेश्चन में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ना क्वेश्चन में अंतर इसलिए आ रहा है, ये 2000 है तो ये गलती से 200 लिख गया है। अगर अपन 200 मान के करते तो यही आंसर आता, लेकिन यहाँ पे 2000 है ये, तो 2000 मान के करोगे तो यार कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2000 लिख दो तो ये 1000 की आ जाएगी, 1000 हर्ट्स की आ जाएगी। 1000 हर्ट्स अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 9000, तो 9000 हर्ट्स, ठीक है, तो यानी 9 किलो हर्ट्स। तो दोनों मैंने करके दिखा दिया। एक बार अगर अपन इसको 200 मानेंगे तो क्या आएगा, 2000 मानेंगे तो क्या आएगा। तो इस तरीके से अपना इसके चैप्टर का डिस्कशन खत्म होता है। मेन इस चैप्टर में देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जितने कंसेप्ट है वो, और वो जो ट्रांसमीटर की रेंज वाला फॉर्मूला होता है √2HR वाला, वो यही दो ही फॉर्मूले, यही दो चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।